दोस्तों, कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसे का जो संबंध होता है वह होता है पति पत्नी का। पति पत्नी का संबंध जहाँ पर रूठना, मनाना, नोक झोंक, लड़ाई झगड़े सब कुछ हो जाते हैं, उसके बावजूद वो दोनों फिर एक हो जाते हैं और यही मोहब्बत उनकी हमेशा के लिए काबिल तारीफ़ का काम करती है। क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि पति पत्नी की नोक झोंक आज तो है, कल नहीं रहेगी और सभी लोग एक साथ बड़े ही मौज मस्ती से रहेंगे। लेकिन इन पति पत्नी के रिश्तों को भी नज़र लग जाती है और नज़र ऐसे लोगों की लगती है जो कि खुद पति पत्नी नहीं होते, लेकिन वो उन संबंधों के तहत पति पत्नी होने वाले होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे अवैध संबंध जो कि पति पत्नी के बीच में आते हैं और फिर उनके ऐसे संबंध बन जाते हैं कि वो अपने ही पतियों को नकार देते हैं। यानी कि कुछ पत्नियां अपने पतियों के साथ कुछ ऐसा कर देती है। फ़िलहाल के दौर में जिस प्रकार से जो मेरठ की मुस्कान है उसने तो हद ही कर दी। बहुत सारे ऐसे किस्से आपने सुने, किसी ने कॉफ़ी का कांड कर दिया, किसी ने अपने शादी के मात्र 15 दिन बाद ही अपने पति को जान से मरवा दिया। दोस्तों, ऐसे बहुत से किस्से आप लोगों के सामने हैं। आज की जो कहानी हम जो आपके सामने लेकर आए, वहाँ पर भी एक ऐसा ही कांड होता है जब एक पति जो अपनी पत्नी पर बेइंतहा प्यार करता है, भरोसा करता है, वही पत्नी अपने पति के साथ कुछ ऐसा कर देती है जिसके बारे में शायद उसने कभी सोचा ही नहीं था। दोस्तों, क्या है आज की कहानी और कैसे एक पत्नी अपने पति को धोखा देती है और उसी धोखे के साथ वह अपने पति के साथ कुछ ऐसा कर देती है जिसके लिए पुलिस ने, जो जाँच कर रहे अधिकारी हैं वो भी, और खुद जज साहब भी वाकई में पूछने लगते कि क्या वाकई में इस महिला ने ये सब काम किया है। तो आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हम फेसबुक पर हैं, हमें फेसबुक पर फॉलो बस कर लें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है हरियाणा के झज्जर ज़िले से। दोस्तों, झज्जर ज़िले में पड़ने वाला बहादुरगढ़ ज़िला जो कि बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है और यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो कि दिल्ली में काम किया करते हैं। दोस्तों, इन्हीं लोगों में एक आदमी होता है बलजीत जो कि दिल्ली के जल बोर्ड में काम किया करता है। और ये जो बात चल रही है, ये बात चल रही है 24 अप्रैल 2016 की। दरअसल 24 अप्रैल 2016 को बलजीत अपने ऑफिस नहीं पहुँचता है और ना ही वहाँ पर किसी प्रकार की ड्यूटी कर रहा होता है। यहाँ पर जल बोर्ड सोच रहा होता है कि शायद उसने छुट्टी करी, लेकिन वह ना 25 को पहुँचता है, ना ही 26 को पहुँचता है। यहाँ पर उस जल बोर्ड में उनके माता पिता का भी फ़ोन पहुँचता है। वो लोग भी कह रहे होते हैं कि भाई उनका जो बेटा बलजीत क्या उस ऑफिस में आया है। यहाँ पर ऑफिस वाले भी साफ मना कर देते हैं कि यहाँ पर बलजीत काम पर आज नहीं आया है। सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं, आखिर वह बलजीत कहाँ गया। बलजीत के यार दोस्त वगैरह सभी के पास जाया जाता है, सभी से पूछा जाता है कि क्या यहाँ पर बलजीत आया है। सभी लोग मना कर देते हैं, उनके चेहरे पर साफ इनकार के भाव होते हैं। वो मना करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने बलजीत को 23 अप्रैल के बाद देखा ही नहीं। आखिर बलजीत कहाँ पर गया इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। यहाँ पर पत्नी, बहन, भाई वगैरह सभी लोग उस बलजीत को दिल्ली में ढूंढ रहे हैं। कभी वो बहादुरगढ़ आते हैं, कभी वो दिल्ली जाते हैं, लेकिन उनको उनके बेटे यानी कि बलजीत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही होती है। दरअसल अब तो यहाँ पर जो बलजीत की बहन है वह पुलिस के सामने अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने जाती है। यहाँ पर उसके साथ उसकी भाभी और भाई भी होते हैं। पुलिस थाने पहुँचने के बाद वह बहन अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो लिखाती है, लेकिन वह साफ साफ शब्दों में कहती है कि यहाँ पर पुलिस उसकी जो भाभी है उससे भी पूछताछ जरूर करे। यहाँ पर वह भाभी साफ मना करती है, कहती है कि वह 23 अप्रैल को ही रात को कहकर गए थे कि वह किसी के पास जा रहे हैं, यानी कि उनको ऑफिस से कोई ज़रूरी काम है, लेकिन वो ना तो ऑफिस में है ना ही कहीं गए, उनके पास कोई जानकारी नहीं है और उनका फ़ोन नंबर भी स्विच ऑफ मिल रहा है। अब पुलिस यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास जानकारी नहीं जुटा रही होती। दरअसल अब दिल्ली पुलिस का जो इंस्पेक्टर होता है वह उस बलजीत की बहन को खड़ी करके साइड में लेकर जाता है और उनसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो, कैसे अपने भाभी पर इस प्रकार के इल्ज़ाम लगा रही हो, हमको ये मामला समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल वह जो बहन है वह कहने लगती है कि उसकी भाभी का जो मिजाज है कुछ अलग तरह का है और वह मिजाज उनसे पचता नहीं है और उनका भाई बलजीत बहुत ही सीधा साधा और अच्छे भाव का लड़का है।
इसके पास ज़रूर कोई ना कोई खबर होगी, लेकिन हमारे लाख पूछने के बावजूद भी यह कुछ भी नहीं बताते और सिर्फ यही कहती कि वह तो 23 अप्रैल की रात को ही घर से चला गया था। दोस्तों, अब तो जो इंस्पेक्टर हैं वो इस पूरी बात को सुनते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ ज़रूर दाल में कुछ काला है। अब दिल्ली पुलिस उस गुमशुदगी की रिपोर्ट को लिख तो लेती है, लेकिन अब उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कह देती है कि तुम लोग अपने अपने घर जाइए। सब लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। करीब 2 घंटे बाद पुलिस अब यहाँ से अपनी टीम को लेती है और सीधी पहुंच जाती है बलजीत के घर पर। और अब बलजीत के उस बंद हुए दरवाजे, जो कि अंदर से बंद था, उसको खटखटाया जाता है। दोस्तों, वह दरवाज़ा काफ़ी देर बाद खुलता है। उस दरवाजे को खोलने वाली बलजीत की पत्नी होती हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से वह पूजा अब दरवाज़ा खोलती है, यानी कि वहाँ पर उसका 2.5 साल का बेटा जो कि बेड पर सो रहा होता है। लेकिन पुलिस ने जब उस कमरे का पूरा नज़ारा देखा तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ पुलिस के साथ उसके भाई और बहन भी होते हैं। वो लोग जैसे उस पूरे हालात को देखते हैं, उस बलजीत की बहन बुरी तरह से चीख पड़ती है और कह रही होती है कि मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर साहब, इस पूजा ने कुछ ना कुछ गलत किया होगा मेरे भाई के साथ। दरअसल वहाँ का मामला कुछ ऐसा था कि उस पूरे कमरे में आदमी के शरीर के टुकड़े, यानी कि अलग अलग टुकड़े हुए पड़े। कोई परात में रखा है, कोई तसले में रखा है, कोई बाल्टी में रखा है, यानी कि एक बैग है जिसमें से लगातार खून रिस रहा है। उसमें उस बैग को जब खोल कर देखा जाता है तो वहाँ पर एक इंसान का धड़ बरामद होता है। अब पूरी स्थिति को देखकर पुलिस वाकई में बहुत ही हड़बड़ा जाती है। वो 2.5 साल के बच्चे को तो जो उसकी बहन है वह तो अपनी गोद में उठा लेती है और अब पुलिस बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाती है और बस उस महिला के हाथों में हथकड़ी पहना देती है और उससे कहती कि अब फटाफट से यह और बता दो कि ये टुकड़े किसके हैं। वह पूजा स्वीकार कर लेती है कि ये जो टुकड़े हैं ये उसके पति बलजीत के हैं। अब इस बात को सुनकर वहाँ उन सब टुकड़ों में बलजीत का सर नहीं होता है। जब उस पूजा से पूछा जाता है कि उस बलजीत का सर कहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर जो पूजा है वह इशारा से बताती है, हाथ का इशारा करती है और कहती है कि उस आदमी का जो सर है उस बेड के नीचे, यानी कि मिट्टी में फर्श के नीचे दफन है। दोस्तों, जैसे ही इस बात के बारे में पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस अन्य लोगों का सहारा लेकर अब उस बेड को वहाँ से हटाते हैं और जब उस मिट्टी को वहाँ से खोदा जाता है तो पुलिस पाती है कि कुछ जो गोल से टुकड़ा फर्श का हटाया गया है वहाँ पर मिट्टी के अंदर कुछ है। जब उसको कुरेदा जाता है तो वहाँ से मिलता है उस बलजीत का शव। और दोस्तों, बलजीत के शव को देखकर उसका भाई और बहन बहुत ही बुरी तरह से चित्कार कर उठते हैं, बहुत ही बुरी तरह से रो रहे हैं। अब पुलिस उस पूरी हालात को समझती है और अब यहाँ से पूजा को और उस जो बलजीत के शव के टुकड़ों को उठाती है और उनको फॉरेंसिक जांच के लिए लैब में भेजती है और उस पूजा को लेकर जाती है पुलिस थाने। यहाँ पर जो पूजा है, अब पूजा से पूछताछ तो होगी। पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो यहाँ पर पूजा बताती है कि उसकी जो शादी उस बलजीत से हुई थी वह हुई थी 16 मार्च 2012 को। दरअसल यह पूजा की दूसरी शादी थी। पूजा पहले पति को छोड़कर आई थी, उसने उससे तलाक नहीं लिया था, लेकिन जो बलजीत है, बलजीत उस पूजा को चाहने लगा था। पूजा के और बलजीत के जो प्यार का जो संबंध है वह बन तो गया था, लेकिन बलजीत उनसे कहता है कि देखो, उनको वह इस संबंध को तभी मानेगा जब तुम उससे शादी कर लोगी। अब तो वह जो पूजा है उस बलजीत से शादी कर लेती है एक मंदिर में जाकर। और बस ये जो बलजीत है यहाँ बहादुरगढ़ में आ जाता है। दरअसल वह रहने वाला तो झज्जर ज़िले का है, लेकिन वह अपने काम के चलते, यानी कि दिल्ली जल बोर्ड में जैसे उसकी नौकरी लगी है, इसी हिसाब से वो बहादुरगढ़ में आकर अपनी पत्नी पूजा के साथ रहा करता है। लेकिन वह पूजा यहाँ पर एक बात और बताती है कि जब भी वह जो बलजीत उसका पति ड्यूटी पर होता है, यानी कि दिन के समय जब भी ड्यूटी पर जाता है, उसके अभी भी दूसरे युवकों से अवैध संबंध कायम थे। और एक दिन की बात, जब वह आदमी यानी कि बलजीत एक ड्यूटी पर जाने के लिए कहकर जाता है, लेकिन वह वहाँ से जल्दी ही लौट कर आता है तो वह अपने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ पाता है। वह अब अपनी दूसरी चाबी को निकालता है और अपने घर के जो गेट है उसको खोलता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है कि उस जो ताले लगे बंद कमरे के अंदर, यानी कि उसकी पत्नी पूजा मौजूद है। और यहाँ पूजा के साथ उसका जो प्रेमी यानी कि आंसू नाम का जो लड़का है, जो कि उसी मोहल्ले का एक लड़का है, वह उसके साथ संबंध बना रहा है। दोस्तों, दोनों निर्वस तरीके से वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया को देखकर बलजीत के होश उड़ जाते हैं। अब बलजीत सोच रहा होता है, यार उसकी जो पत्नी है उसने बहुत कुछ
उसने बहुत बुरा किया है। लेकिन यहाँ पर पूजा के चेहरे पर ना तो स्किन है, ना ही वह कह रही है कि उसने गलत काम किया है, उसको माफ़ कर दो। दरअसल वो उल्टा उस बलजीत से लड़ पड़ती है और कहने लगती है कि तुमने आज उसका मज़ा ख़राब कर दिया। दरअसल उसको आनंद ही कुछ और आ रहा था। अब बलजीत उससे कहता है कि जब तुझे मज़े ही लेने तो फिर हमारे साथ लिया करो ना, तुम ऐसे तरह तरह के लोगों को अपने मुंह क्यों लगाती हो। पूजा अपने द्वारा किए गए इन कामों के बारे में ना तो अपने पति से माफ़ी मांगती है, ना ही कोई और बात कहती है। वह अभी भी इसी प्रकार की बातों को लेकर अग्रसर होती है। दरअसल अब तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल गया था कि उसके पति ने जैसे उसको मना किया है, रोका टोकी करी है उस प्यार के संबंध को बनाने के लिए, उन अवैध संबंधों को बनाने के लिए, अब तो वह कहीं ना कहीं अपने दिमाग में चिड़सी रखने लगती है अपने पति बलजीत के खिलाफ। यहाँ पर पति पत्नी की काफ़ी ज़्यादा झड़प भी होती है, नोक झोंक भी होती है, लेकिन उसके बाद वह मामला बिल्कुल सुलट जाता है। यानी कि बड़े अच्छे ढंग से वह पत्नी अपने पति को खाना खिलाती है और तो और उसको दही भी देती है खाने के लिए। अब तो जैसे ही उस खाने को खाता है वह बलजीत आराम से अपने उसी बिस्तर पर लेट जाता है और वह कब में सो गया उसको खुद पता नहीं चलता है। दरअसल अब तो पूजा इसी बात का इंतजार कर रही होती है और वह अब उस बलजीत के ऊपर सवार हो जाती है और बलजीत के गला घोंटकर उसकी जान ले लेती है। अपने पति की हत्या करने के बाद अब तो जो पूजा है वह उसी यानी कि बलजीत को उसी बेड पर रहने देती है और वह अब सोच रही होती है कि यार उसने अपने पति को जान से तो मार दिया, लेकिन अब वह इसकी लाश को कहाँ पर लेकर जाए। इसी बात के बारे में वह अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ मतलब कि लेटी तो है, सोच रही है, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं है। दोस्तों दूसरे दिन भी पूजा के सामने उसके पति की लाश उस बेड पर पड़ी तो होती है, लेकिन वह अपने पति की लाश को यानी कि ऐसे चादर में ढकी हुई है जैसे कि वो सो रहे हों। अब तो वह करीब 10 बजे बाजार जाती है और बाजार से एक गंडासा खरीद कर लाती है। उसके बाद वह घर आती है और फिर अपने जो पति के शरीर के अलग अलग टुकड़े करने लगती है। लगभग 8 टुकड़ों में उसके शरीर को बांट देती है। यहाँ पर गर्दन, धड़, हाथ, पैर सभी को काट कर अलग अलग उसने ऐसे रखे और वह सोच रही है कि उसके शरीर को कहाँ पर डंप करे, यानी कि कहाँ पर छुपा दे। और फिर तो उस रात यानी कि वह टीवी देखती रहती है और टीवी में वह बहुत से प्रोग्रामों को बदलती है जिनसे वह सीख ले कि कैसे उसके पति के सबको ठिकाने लगाया जाए। और उस रात वह अपने पति के शरीर यानी कि जो धड़ है उसको तो एक अटैची में पैक कर देती है, उसके जो हाथ पैर है उनको एक बैग वगैरह में रखती है, कुछ टुकड़ों को वहाँ पर यानी कि कुछ परात वगैरह है उसमें भी रखती है और उसके बाद एक बहुत बड़ी हेडेक बन जाती है वह अपने पति के सर को कहाँ पर छुपाए। दरअसल वह अब यहाँ पर एक अपने बेड के नीचे एक गड्ढा खोदती है, उस गड्ढे के अंदर अपने पति के जो सर है उसको वहाँ पर गाड़ देती है। वह ज़्यादा बड़ा गड्ढा तो नहीं खोद पाई, बहुत छोटा गड्ढा खोदा है और उसमें उसने अपने पति का सर तो दबाया है, लेकिन यहाँ पर उस पति के जो सर के बाल हैं वह थोड़े थोड़े ऊपर भी आ रहे होते हैं, यानी कि प्रॉपर मिट्टी से उसको अंदर नहीं दबाया है। दोस्तों ये सब करने के बाद वह अगले दिन यानी तीसरे दिन का इंतज़ार कर रही होती है और वह अपने पति की जो लाश को अलग अलग ठिकानों पर यानी कि अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाती, लेकिन उससे पहले ही उसकी जो ननद है और उसका जो देवर है वह उसके पास आते हैं और पूजा को साथ में लेकर जाता है पुलिस थाने में। जिस प्रकार से उस बलजीत की जो बहन ने पुलिस इंस्पेक्टर को बताया कि उसको उसकी भाभी बढ़ सके, हो सके तो आप उससे बात कर लीजिए। अब जैसे ही उस पूजा से जब कड़ी पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर पूजा अब इस अहम सच्चाई को सामने लाती है और जिसके तहत पता चलता है कि वाकई में उस जो पूजा ने अपने पति की इतनी दर्दनाक हत्या करी है। दोस्तों जिस प्रकार से ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में जो वकील है वो वकील भी इस पूरे प्रोग्राम को यानी कि इस पूरी घटना के बारे में जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरान है और सोच रहे हैं यार वाकई में ये कितनी भयंकर मतलब कि बड़ी विभत्स मानसिकता की महिला है जिसने अपने पति के साथ ही इतना दर्दनाक कांड कर दिया। दोस्तों यहाँ पर SK सिन्हा नाम के जो जज साहब हैं वो भी इस बात के बारे में बार बार पूछ रहे हैं उन IO ऑफिसर से जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं कि क्या वाकई में इस महिला ने इस दर्दनाक कांड को अंजाम दिया है। यार ये पता कीजिए इसके साथ कोई और तो मौजूद नहीं था। दोस्तों जब पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई और भी था, तो यहाँ पर वह जो पूजा है वह गुस्से में आकर कहती है कि उसको बस एक गंडासा दे दो, वह तुम्हारे सामने ही एक आदमी के अभी तो उसने 8 टुकड़े किए हैं,
वह 16 टुकड़े कर कर दिखा देगी। तुमने उसको समझ क्या रखा है? दरअसल उसने बहुत सारे कुओं का पानी पिया है। दोस्तों, जिस प्रकार से पूजा ने अपनी जो सारी कहानी बताई, उस पूजा को तो अब जेल में भेज दिया गया है। जज साहब उसको करीब 30 साल की सज़ा सुनाते हैं और वह भी सश्रम समेत, और साथ ही साथ करीब 55,000 रुपये का जुर्माना भी उस पर लगाते हैं और कहते हैं कि इसको जमानत नहीं दी जाएगी, यानी कि 30 साल तक इसको कोई पैरोल नहीं मिलेगी और ये 30 साल बाद ही उस जेल से छूट कर बाहर आएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घिनौने घटनाक्रम हम लोगों के सामने आते हैं, हम लोग आपको बताने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं इन बुरी घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। देखा आपने कैसे एक पत्नी ने अपने पति की इतनी दर्दनाक हत्या कर दी और उसके बाद भी उसके चेहरे पर ना तो कोई पछतावा है और ना ही कोई और बात कहना चाहती है। उसने राजी खुशी उस सज़ा को भी स्वीकार कर लिया और इस समय वह हरियाणा की एक जेल में मौजूद है और अपनी सज़ा को भुगत रही है। दोस्तों, किसी भी बड़े कर्म यानी कि इतने बड़े भयंकर काम को करने से पहले 10,000 बार सोचिए, विचार कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये आप नहीं करते हैं, ये आपकी गंदी मानसिकता करती है और गंदी मानसिकता के तहत उठाए गए जो कदम है वह आप लोगों को कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि किसी भी बुरे काम को करने से पहले कम से कम 10,000 बार ज़रूर सोचें और सोचें कि किसी भी काम को यदि हम कर रहे हैं तो भगवान यदि इस काम के हमें सज़ा देने लगे तो हमारे ऊपर कितनी भयंकर सज़ाएं बनेंगी। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हुआ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।